हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होगे, बहुत ही मस्त होगे। तो आज बात करने वाले हैं ब्लीच 1000 Years of Blood War एपिसोड 1। ये स्पॉइलर रिव्यू होगा एंड डिस्कशन एपिसोड होगा। सो अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है सो ये आपके लिए एपिसोड नहीं है। एंड ठीक है, क्योंकि इसमें स्पॉयलर्स होने वाले हैं, सो आई वुड रिकमेंड कि आप फर्स्ट एपिसोड देख लीजिए एंड उसके बाद इस एपिसोड को कंटिन्यू करिएगा। सो शुरुआत से बात करते हैं। टाइम स्किप हुआ है इस एनिमे में, इस सीज़न में, एंड जो कि काफ़ी एविडेंट है। एंड एग्जैक्ट ईयर्स तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने बताया भी होगा एनिमे में, तो मैंने नोटिस नहीं करा बहुत अच्छे से। सो एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता है, हाँ। पर 2 सोल रीपर्स आते हैं एंड दे आर उनको भेजा गया है कि आप डिफेंड करो जाके। देन हमारे जो 4 लोग हैं जो मेन कैरेक्टर्स हैं, वो एंट्री लेते हैं। एंड यहाँ से ही जो है वो ब्लीच की सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट जो है वो शुरू हो जाती है। ब्लीच की डायरेक्शन एंड ब्लीच की ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट। बहुत कम एनिमे में जो है वो इतना सटीक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, एंड ब्लीच उनमें से एक है। एंड ब्लीच इतना पुराना होने के बाद में भी इतनी अच्छी तरीके से इन चीज़ों को अडेप्ट करता है, इसलिए ब्लीच मुझे जो है वो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। सो उरियो, ओरोहिमे, चैड एंड इचिगो कुरोसाकी हिमसेल्फ मेक्स एन एंट्रेंस, रियली गुड एंट्रेंस। बहुत मज़ा आता है उसको देखने में। एंड वहाँ से ही, उस एंट्रेंस से भी हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ डायरेक्शन दिस सीज़न इज़ गोइंग टू कैरी। क्योंकि जिस तरीके का डायरेक्शन इस सीज़न में है, डायरेक्शन इस सीज़न की जान है। एंड ड्रामेटिक डायरेक्शन, द क्या बोल सकता हूँ मैं उसको, लाइटर टोन, एंड जिस तरीके की हाइप उन्होंने इसके लिए बनाई है, उसको उसके ऊपर उनको खड़ा उतरना पड़ेगा। वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड और ड्रामेटिक डायरेक्शन जो कि मैंने अभी पास्ट कुछ महीनों में देखी होगी, वो थी डीमन स्लेयर का सीज़न 2। इट वाज इनक्रेडिबल, एंड द म्यूगन ट्रेन इटसेल्फ। सो यहाँ पे एज फर्स्ट एपिसोड था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत सही लगा मेरे को। एंड जो थोड़ा बहुत कंटेक्स्ट आपको मैं दे देता हूँ कि जो क्विंसीज़ यहाँ पे आने वाले हैं, ये एक थीम है। जिस तरीके से एस्पादास जो हैं वो उनके ऊपर एक थीम थी, तो क्विंसीज़ के भी जो हैं वो एक थीम बेस्ड कैरेक्टर्स हैं। एंड क्विंसीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल जो हैं इसमें शोकेस होने वाले हैं। सो द एंटागनिस्ट ऑफ दिस सीरीज़ इज़ आर गोइंग टू बी अमेजिंग। एंड जितना ज़्यादा पावरफुल एंटागनिस्ट होंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है किसी भी चीज़ को देखने में। सो यहाँ से शुरुआत होती है। एंड क्या बोल सकता हूँ मैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है अबाउट द क्विंसी, जो कि इन सब का लीडर है, ठीक है, वो मूंछ वाला आदमी। सो आगे बढ़ते हैं एपिसोड में। एक अच्छी सी एंट्री होती है एंड वन ऑफ द एस्पादा जो कि वन ऑफ द क्विंसी जो कि इचिगो से लड़ने के लिए तो नहीं आया था, मे बी मोस्ट प्रोबेबली इचिगो से लड़ने के लिए आया था, पर वो वहाँ पे किसी और मकसद के साथ में आया था, जो कि था उरियो को अपने ग्रुप में शामिल करना। सो उरियो के साथ उनकी मीटिंग नहीं हुई है। सो मैं ये समझ रहा हूँ कि उरियो इशिदा के साथ में उनकी जो मीटिंग होगी वो और ज़्यादा ड्रामेटिक टोन्स वाली होने वाली है, क्योंकि वो एक ऐसे ही तो मुझे नहीं लग रहा कि आ जाओ भाई हमें ज्वाइन कर लो, हम बहुत समय से आपको वेट कर रहे हैं। शायद मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, कुछ अलग तरीके की एंट्रेंस होगी उनकी। सो जहाँ तक मुझे लग रहा है वो ऐसा ही होगा। उसके बाद में सेकंड पॉइंट टू नोटिस्ड, इचिगो एंड उस क्विंसी की फ़ाइट में जब अपना जो इचिगो है वो गेत्सुगा तेंशु को रिलीज़ करता है, तो अच्छी खासी पावर में होने के बाद में भी उस क्विंसी को इफ़ेक्ट तो पड़ता है, पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ,
वो जिस तरीके का वो डिवाइस को वो यूज़ करता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। पर यहाँ पे जो पावर शोकेस है वो उन्होंने बहुत अच्छे से करा है। एंड एक मैं ये बोल सकता हूँ कि जो बनकाई कैप्चर जो है, बनकाई वो इचिगो की इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि सेवरल रीजंस ऑफ द फुल ब्रिंग आर्क जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल है कि वो इचिगो की बनकाई को नहीं ले पाए। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे ये हो सकती है कि जिस तरीके का बनकाई जितना पावरफुल रहेगा उतना ही पावरफुल एक क्विंसी को भी होना चाहिए उनके पोज में, ताकि वो उससे ज़्यादा पावर में उसकी बनकाई को कैप्चर कर सके। तो ये 2 रीज़न्स मुझे लगे जो कि यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। तीसरा रीज़न मुझे ये लगता है कि द अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, यहाँ पे जहाँ तक मुझे लग रहा है जो यामामोतो का जो जहाँ उस इंसान को जो मारा था, जो यामामोतो को बताता है कि जो बनकाई कैप्चर कर रहे हैं वो लोग, उनकी बनकाई जो है वो एज कम्पेयर टू दोज गाइज जो कि उससे लड़ रहे थे, द नंबर ऑफ दोज गाइज एंड द पावर ऑफ दोज गाइज वॉज वेरी ह्यूज देन दैट गाय, ठीक है, जो यामामोतो के साथ में था। एंड इसीलिए द नंबर ऑफ पीपल एंड द अमाउंट ऑफ पावर, इसके कारण वो उसकी बनकाई को छीन पाए। पर यहाँ पे वो क्लियर नहीं करा गया है कि उस बंदे की बनकाई गई है या नहीं गई है ना। यामामोतो जो है वो फुल फ्लेजली अटैक करता है उन लोगों के ऊपर। तो यहाँ पे पॉइंट टू कंसर्न करने वाली बात ये है कि शोकेस तो अच्छे से कर रहे हैं इस चीज़ को, बट यामामोतो की पावर जो है वो, एंड अभी बहुत सारे कैरेक्टर्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस ही नहीं करा है, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ क्लासिक क्लैश बिटवीन क्विंसीज एंड यामामोतो हिमसेल्फ एंड सम ऑफ माई फेवरेट कैप्टन्स। उनको एक्शन में देखने में मज़ा आएगा इतने टाइम बाद, एंड स्पेशली इचिगो हिमसेल्फ। सो इचिगो का मुझे लग रहा है कि कम स्क्रीन टाइम दिया जाएगा एज़ फॉर नाउ, जहाँ तक मुझे लग रहा है। एंड ट्रेनिंग आर्क्स एंड बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, क्योंकि इस क्लैश के बाद में एक डिस्कशन एपिसोड होगा, एंड एज एपिसोड का नंबर कम है तो पावर पैक्ड सीज़न रहने वाला है। सो मैंने भी मांगा नहीं पड़ी है, मुझे भी एज सच कोई आइडिया नहीं है कि आगे की स्टोरी में क्या होने वाला है, पर लेट्स गेस कि क्या हो सकता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। एक और दूसरा सीन आता है वहाँ पे जहाँ पे क्विंसीज जो हैं वो अपने बेस पे रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जितना मुझे समझ आया, द बॉस जो कि उन क्विंसीज का जो लीडर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एंड वो सिर्फ और सिर्फ बोलता है कि इनफ, एंड उस बंदे का, उस क्विंसी का हाथ कट के गिर जाता है। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरीके की पावर्स होने वाली। मैं भी यहाँ पे एक गेस लगा रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, पर अज्यूमिंग बाय व्हाट ही सेड, सबसे पहले तो 2 रीज़न्स हो सकते हैं उसके हाथ के कट के गिरने की। सबसे पहले कि वो इतनी स्पीड से एरो चलाता है, क्विंसी एरो चलाता है कि उसका हमें वो एरो दिखा भी नहीं है और उसका हाथ कट गया। सेकंड रीज़न हो सकता है कि इसके पास में कोई वॉइस कमांड या ब्रेन के थ्रू कम्युनिकेशन करने की या ब्रेन के थ्रू कमांड्स देने की कोई ताकत है, या एक बॉडी पार्ट को कांस्टेंट मैं बोल सकता हूँ कि कंसंट्रेट करने के बाद में सबसे वीकेस्ट बॉडी पार्ट को हटाने या उसको काटने की कुछ तरीके की उसके पास में पावर होगी, जहाँ तक मेरे अजम्पशंस मुझे लग रहे हैं, जो कि बहुत ही घटिया होते हैं। सो काम चला लेना इनसे, आप खुद भी सोचना, एंड डिस्कशन में आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे कमेंट करना एंड मुझे बताना, एंड आई वुड लव टू डिस्कस। सो उसके बाद में जो आगे बढ़ते हैं सीज़न एंड एपिसोड, एंड द गाय बोलता है कि मुझे खून खराबा ये वो जो है वो अच्छा नहीं लगता है, मुझे पीस अच्छा लगता है। अब इसके पीस का मतलब क्या होने वाला है कि वो उन्हें लड़ने का मौका भी नहीं देने वाला है, एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल बैटल होने वाली है यहाँ पे।
और उसके बाद जो है वो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का जो टाइम है, जो एक टाइम आता है शुरुआत में कि इतने साल बाद उन्होंने कॉन्शियसनेस रिगेन करी है, इतने साल बाद उनकी पावर, उन्हें इतने साल बाद जो वो हुआ है, सो द टाइम ही वॉज अनकॉन्शियस, अंदर ही अंदर वो जितना एज होते जा रहे थे वो अपनी पावर को उतना ज़्यादा समझते जा रहे थे, बॉडी उनकी पावर को उतना एक्वायर कर रही थी। बट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम इतने समय तक बॉडी अनकॉन्शियस रहना, इसका मतलब ये भी है कि इतने समय तक बॉडी यूज़ नहीं हुई है, बॉडी बैटल के लिए एक्वायर्ड नहीं है। सो बैटल में प्रॉब्लम तो आने वाली है क्योंकि इतने समय तक बॉडी को बैटल की आदत नहीं पड़ी है। सो यहाँ पे एक फैक्टर हो सकता है। एंड इतने समय तक बॉडी पड़ी रही है तो उसको जितना एम्पल अमाउंट ऑफ रेस्ट मिला है, उतने समय में जितनी पावर ग्रो हुई है वो भी अलग होने वाला है। तो दोनों ही फैक्टर्स यहाँ पे कंसिडर करने चाहिए। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है, एंड जिन्होंने मांगा पड़ी होगी वो मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे लिटरली अभी कि क्या बोल रहा है एंड ऑल दैट। सो या छोड़ो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एंड द गाय जिसको अभी जहाँ तक एज कैरेक्टर एनालिसिस जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो किस तरीके का कैरेक्टर है, वो सबसे पहले तो एक ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कि अच्छा हो। वो मुझे थोड़ा साइकोपैथ तरीका ही लग रहा है क्योंकि जिस स्पीड से उसने उस बंदे का हाथ काटा था वो सीधा तो मेरे को नहीं लग रहा है। सो नाउ लेट्स सी क्या होता है। एंड फ्यूचर के लिए बस इतना ही बोलना चाहूँगा मैं कि जितने ज़्यादा पावरफुल क्विंसीज होंगे एंड जितने ज़्यादा पावरफुल जो है वो उनके डिवाइसेस होंगे जो कि बनकाई को कैप्चर करते हैं या बनकाई को छीन लेते हैं फ्रॉम द यूज़र, वो जितने पावरफुल होंगे एंड द यूज़र्स जितने वो पावरफुल होंगे, क्योंकि यूज़र अगर डिवाइस में बहुत ज़्यादा पावर भी हुई और यूज़र उसको कंट्रोल नहीं कर पाया तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो यूज़र्स का पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। एंड सामने वाले को भी अपनी बनकाई को बचाना आना चाहिए। बनकाई जब इचिगो की जा रही थी, सो इचिगो एक पावरफुल स्लैश लगा के उस डिवाइस के एक इफेक्ट को हटा के फिर अपनी गत्सुगा देंशु उस पर लगाता है। सो ये भी यहाँ पे पॉसिबल है कि अगर आप उस डिवाइस की रेंज से बाहर आ जाओ या उस डिवाइस के एक पर्टिकुलर इफेक्ट एरिया से बाहर आ जाओ या उसको इफेक्ट एरिया को तोड़ दो तो आप आपकी बनकाई को बचा सकते हो। पर जब तक कोई इसको समझेगा, इसको समझने की कोशिश करेगा, फिगर आउट करने की कोशिश करेगा, तब तक आपकी बनकाई जा चुकी होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। एंड उसके बाद में सो यार बस आई थिंक सो इतना ही। एंड जिस तरीके से वो डेवलप कर रहे हैं स्टोरी को, इसमें कैरेक्टर्स बहुत सारे होने वाले हैं। एंड कैरेक्टर्स बहुत सारे होने के साथ में उन कैरेक्टर्स का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आती है। एक शो को हम ख़त्म कर देते हैं तो कैरेक्टर्स के साथ में बहुत कनेक्ट बन जाती है। रिलेटिबिलिटी तो नहीं बोलूँगा मैं, कनेक्ट ज़रूर बन जाता है। सो उस कनेक्ट को दोबारा से जीने के लिए, दोबारा से एक्सपीरियंस करने के लिए हम उस एनिमे के आगे के पार्ट को देखते हैं कि उन कैरेक्टर्स के साथ में क्या हुआ, क्योंकि हम वो ही कनेक्ट वापस जीना चाहते हैं। सो उस कनेक्ट को भी उन्होंने बहुत छोटे से पोर्शन में, जो जहाँ पे इचिगो एंड द ग्रुप इज़ एन्जॉइंग देयर मील, डोनट्स वगैरह जो वो ब्रेड वो एन्जॉय कर रहे हैं, सो उससे वो ये भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि द कनेक्टिविटी, द फील इज़ ऑल्सो अलाइव इन दिस वन। एक्शन तो खूब सारा होने वाला है पर ये वाली जो फीलिंग है वो भी होने वाली है यहाँ पे। नाउ उन दो जो सोल रीपर्स हैं उनका जो मेन एस्पेक्ट ऑफ इन स्टोरी लगा मुझे, वो ये लगा कि सबसे पहले तो द ग्रैंड एंट्री, एंड सेकेंड थिंग इज़ कि सोल रीपर्स जो अभी नए बडिंग सोल रीपर्स हैं वो किस तरीके का स्टैंड रख रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द अरंकार्स एंड इन फ्रंट ऑफ द क्विंसीज विच आर गोइंग टू कम एज न्यू विलन्स एंड अरंकार्स। उन्होंने उनको लिमिट दी है 5 दिन की। सो 5 दिन की जो लिमिट है, 1000 years ऑफ ब्लड वॉर, आई थिंक सो कि 1000 years ऑफ ब्लड वॉर मीन्स कि इतने 900 सालों बाद जो है वो कॉन्शियसनेस रिगेन करी है। अब 900 साल का जो बदला होगा वो इसमें आएगा। एंड टाइम स्किप
आई डोंट थिंक सो कि इन 5 दिनों में, हाँ आई थिंक सो, यप, इन 5 दिनों में भी एक टाइम स्किप होने वाला है. टाइम स्किप होगा फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस, आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे लग रहा है. एंड 5 दिन के आगे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी इज़ गोइंग टू बी कैप्चर्ड. एंड 5 दिनों के बाद में वो ट्रेनिंग करके 1000 years ऑफ ब्लड वॉर, आई थिंक सो. सबसे फर्स्ट पर्सपेक्टिव तो ये आता है कि उनका जो लीडर है वो 900 साल बाद अटैक कर रहा है. सेकंड पर्सपेक्टिव ये आता है कि 1000 years तक उनकी वॉर चलने वाली है, जो कि टाइम स्किप में भी हो सकती है एंड ट्रेनिंग के पर्पसेस के साथ में भी हो सकती है. सो दैट्स इट, दैट्स उस पे बस मेरा इतना ही कहना है. एंड सोल रीपर्स उनको छोड़ के एक रिलेटिबिलिटी वाली, एक मतलब रिलेटिबिलिटी तो नहीं बोलूँगा मैं, एक जो मैं बोल सकता हूँ कि इनोसेंस होती है, फ़नी वाली जो फीलिंग होती है, वो उन्होंने बरकरार रखी है इसमें. एंड उसको वो डेवलप कर रहे हैं. माई मैन उराहारा अभी तक नहीं दिखा मुझे, थोड़ा सैड हुआ था उसके लिए, बट उसकी भी एंट्री ग्रैंड होने वाली है क्योंकि ही इज़ लाइक लाइफ लाइन ऑफ ब्लीच. वो बहुत मस्त कैरेक्टर है एंड जल्दी से आए तो अच्छा रहेगा. उसके बाद मैं यार आई थिंक सो कि मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है जो मैंने इसमें नोटिस करी. एंड 24 मिनट के एपिसोड में मैंने 16 मिनट का एपिसोड बना दिया है जिसमें मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो आई डोंट नो कि मेरे इतने बड़े बड़े एपिसोड्स पसंद आते होंगे नहीं आते होंगे या जो भी है, बट आई थिंक सो कि हर एक चीज़ पे बात करना, हर एक चीज़ को डिस्कस करना ही उस शो को उसकी एक ड्यू इम्पोर्टेंस और एक ड्यू अटेंशन या एक ड्यू चीज़ जो मैं बोल सकता हूँ कि जो चीज़ वो डिज़र्व करता है, जो अप्रिसिएशन वो शो डिज़र्व करता है, वो उसको दे देता होगा. ठीक है. सो यार बस इतना ही. एंड आई थिंक you guys also loved the episode, first episode. अगर आपने यहाँ तक इस एपिसोड को सुना है, मेरे एपिसोड को सुना है, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया. मिलते हैं अगली बार अगले एपिसोड में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मजे करना. कुछ भी छूट गया हो मुझसे कोई गलती हो गई हो या मैंने कोई चीज़ गलत बता दी हो तो मुझको माफ़ कर देना. उसके लिए अगर आपको डिस्कशन करना है तो कमेंट ज़रूर कर सकते हैं या मुझे बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे हमें डिस्कशन करना है. सो आई वुड लव टू डिस्कस ऑन दैट टॉपिक. एंड तब तक के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगली बार अगले एपिसोड में. बाय बाय, टेक केयर.